न मुझको कहने की ताकत कहूं तो क्या अहवाल, न उसको सुनने की फुर्सत कहूं तो किससे कहूं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो कर्नाटक चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। 10 मई को वोटिंग और 13 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे। यानी आज से ठीक एक हफ्ते बाद कर्नाटक में नई सरकार गठित हो रही होगी। क्या इस नई सरकार से देश की राजनीति को नई दिशा मिलेगी या देश उसी घिसे पिटे पुराने ढर्रे पर चलेगा? ये सवाल भी अब लोगों को बेचैन कर रहा है, क्योंकि इस बार कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस बहुत मजबूत नजर आ रही है और उसके आगे देश की सत्तारूढ़ पार्टी और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करने वाली बीजेपी बौनी और लाचार दिख रही है। पीएम मोदी सारे काम छोड़कर कर्नाटक में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते रहे और उनके भाषणों में पीएम के ओहदे का वजन बिल्कुल नहीं दिखा। बेहद हल्के स्तर पर उतर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चुनाव में ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन की कोशिश की। बीजेपी के लिए हर चुनाव में यही अंतिम अस्त्र होता है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। जब किसी और तरह बात बनते बीजेपी को नहीं दिखती है तो फौरन हिंदुत्व की बैसाखी लेकर के वो चल पड़ती है। कर्नाटक में भी बीजेपी यही कर रही है। दरअसल बीजेपी आज से नहीं बल्कि उस समय से परेशान है जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर कर्नाटक पहुंचे थे। आप याद कीजिए कि 30 सितंबर 2022 को केरल से भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक में प्रवेश किया था और पूरे 24 दिन तक राहुल गांधी कर्नाटक में रहे थे। कर्नाटक के 7 लोकसभा और 20 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए राहुल गांधी ने 511 किलोमीटर की पदयात्रा इस राज्य में की थी। कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कर्नाटक में ही भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था और इसी राज्य में राहुल गांधी ने बारिश में भीगते हुए भाषण दिया था और उस तस्वीर ने देश की सियासत में तहलका मचा दिया था। पूरे 24 दिनों तक राहुल यहां पैदल चलते रहे। उनका साथ देने के लिए भारी भीड़ उमड़ती रही। कांग्रेस की जमीन मजबूत होती रही और बीजेपी की पोल जनता के बीच खुलती रही। बीजेपी को तब से एहसास होने लगा था दोस्तों कि इस बार वो सत्ता में वापसी शायद नहीं कर पाएगी। शायद इसी बौखलाहट से बीजेपी का चुनाव प्रचार डबल इंजन की सरकार और विकास की पटरी से डिरेल होकर बजरंगबली और द केरला स्टोरी तक पहुंच गया है। द केरला स्टोरी फिल्म है, आप सब जानते होंगे। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि किस तरह राहुल गांधी ने कर्नाटक में बीजेपी के डबल इंजन की सरकार को पटरी से उतार दिया है और कैसे चुनावी माहौल में बीजेपी पर भारी पड़ रही है कांग्रेस। लेकिन पहले देखते हैं एक छोटा सा रिकैप अक्टूबर 2022 का, जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के लिए नैरेटिव सेट कर दिया था। आइए देखते हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर कर्नाटक में सरकार बनाई थी और बीजेपी को विपक्ष में बैठाया था। लेकिन जुलाई 2019 में ऑपरेशन लोटस चलाकर बीजेपी ने राज्य की सत्ता हथिया ली थी। 2019 में ही केंद्र में फिर से बीजेपी की ही सरकार आई थी तो पार्टी खुद को बेहद मजबूत मानने लगी थी। इसके बाद कोरोना की महामारी आई, लॉकडाउन लगा, देश में महंगाई और बेरोजगारी से हाहाकार मच गया। इस दौरान नफरत की आग भी और बढ़ गई। कर्नाटक भी इन दिक्कतों से अछूता नहीं रहा, बल्कि यहां किस तरह हिजाब विवाद खड़ा किया गया ये सबने देखा। दक्षिण के इस राज्य को बीजेपी हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने में लगी रही। उसे यकीन था कि देश के कई राज्यों में जिस तरह कांग्रेस कमजोर हो रही है वैसे ही कर्नाटक में भी हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर बीजेपी की सारी चाल को फेल कर दिया। महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ मोदी सरकार को संदेश देने के लिए राहुल गांधी ने ये यात्रा निकाली और केरल की अपार सफलता के बाद जब यात्रा कर्नाटक पहुंची तो यहां भी राहुल गांधी को भारी समर्थन मिला। मैसूर में गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2022 को पूरे दिन की यात्रा के बाद राहुल लोगों को संबोधित करने के लिए मंच की तरफ बढ़े तो बारिश होने लगी। इस मौके पर राहुल ने बारिश रुकने का इंतजार भी नहीं किया। भीगते हुए उन्होंने भाषण जारी रखा और बड़ी संख्या में लोग भीगते हुए राहुल गांधी का भाषण सुनते रहे। राहुल ने कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, और उन्होंने अपनी बात को सच करके दिखाया। राहुल ने 3700 किलोमीटर की पदयात्रा करके सियासत में ऐसी लंबी लकीर खींच दी जिसे अब छोटा कर पाना बीजेपी को नामुमकिन दिख रहा है। राहुल की भीगते हुए इस तस्वीर के अलावा एक और तस्वीर काफी चर्चा में आई थी, जब राहुल का साथ देने उनकी मां और तब की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थीं।
सोनिया गांधी के जूते के फीते बांधते हुए राहुल की तस्वीर भी खूब चर्चित रही। 24 दिन तक कर्नाटक में राहुल गांधी के नाम की धूम रही। इसी दौरान कांग्रेस ने पेसीएम नाम का अभियान छेड़कर बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम शुरू कर दिया था। बीजेपी तभी से कमजोर महसूस करने लगी थी। तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के वक्त से ही राजनीतिक विश्लेषकों ने भविष्यवाणी शुरू कर दी थी कि इस यात्रा का असर कर्नाटक चुनाव में देखने को मिलेगा। कर्नाटक से राहुल गांधी या कहें तो गांधी परिवार का गहरा रिश्ता रहा है और इमरजेंसी के बाद आप याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी तो 1980 में जब उन्हें एक सुरक्षित लोकसभा सीट की जरूरत थी, तब उन्होंने कर्नाटक के चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा था। इसी तरह 1999 में सोनिया गांधी ने भी कर्नाटक के बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ा था। कहा जा सकता है कि कर्नाटक ने हर बार जरूरत पड़ने पर कांग्रेस का साथ दिया और अब एक बार फिर कर्नाटक की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही है। इस बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही कर्नाटक में धुआंधार प्रचार करते रहे और एक लंबे अरसे के बाद सोनिया गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए निकली। यानी पूरा गांधी परिवार कांग्रेस की जीत के लिए मैदान में उतरा है और बीजेपी इसके लिए और इसके होने के असर को समझ रही है, इसीलिए अभी से घबरा रही है। ओपिनियन पोल्स बीजेपी की घबराहट को और बढ़ा रहे हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक की 224 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी बड़ी मुश्किल से 75 से 80 सीटों के बीच झूलती दिखाई दे रही है। यानी अभी सत्ता पर काबिज बीजेपी किसी भी तरह 100 तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुमत मिलना तो दूर की बात है। एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस 107 से 119 सीटों के बीच जीत सकती है, जबकि बीजेपी को 74 से 86 सीटें मिलने की संभावना है और जेडीएस को 23 से 35 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। इंडिया टुडे सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को सिर्फ 74 से 86 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को 107 से 119 सीटें मिल सकती हैं। कन्नड़ आउटलेट एडिना के प्री पोल सर्वे के मुताबिक कांग्रेस लगभग 140 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत की ओर आराम से बढ़ रही है। वहीं बीजेपी के 57 से 65 सीटें जीतने का अनुमान है। हालांकि जी न्यूज मैट्रिज ओपिनियन पोल ने बीजेपी को 103 से 115 सीटें दी हैं। कन्नड़ समाचार चैनल सुवर्णा न्यूज 24x7 और जन की बात ने बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया है। जी न्यूज मैट्रिज का तो ये भी दावा है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस बार के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा फायदा कांग्रेस को नहीं होगा, ये सर्वे में सामने आया है। तो किसका ओपिनियन पोल सही है और किसका गलत, कौन गेम चेंजर बनेगा और कौन बाजी पलटेगा, ये सब 13 मई को सामने आ जाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि जी न्यूज मैट्रिज दोनों ने मिलकर 29 और 30 मार्च को सर्वे किया था, लेकिन तब से अब तक कर्नाटक की नदियों में बहुत सारा पानी बह गया है। तब तक मोदी जी ने अपनी गालियों की गिनती नहीं की थी। अब तो देश के पीएम अपने काम गिनाने की जगह इसी गिनती में लगे हैं कि उनके विरोधियों ने उन्हें कितनी गालियां दी हैं और कब ये गिनती 100 तक पहुंचेगी। वैसे प्रियंका गांधी ने बहुत सही कहा है कि पहला प्रधानमंत्री देखा है जो रोता है। उन्होंने कहा था कि मोदी जी मेरे भाई से सीखिए जो देश के लिए गोली खाने के लिए तैयार है। सुनते हैं आइए कि प्रियंका गांधी ने कहा क्या था। मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो।
मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। इस देश की परंपरा रही है, कर्नाटका की परंपरा रही है, बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े महापुरुष आकर जनता के बीच चलते थे, जनता के सामने झुकते थे, जनता का आदर करते थे, और यही हमारे लोकतंत्र की नींव है। और इसी नींव को कांग्रेस पार्टी ने डाला, इसी सिद्धांत को लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनती हैं। आपको बता दूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा था कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने उन्हें 91 बार तरह तरह की गालियां दी हैं। इसके बाद ही प्रियंका ने उन्हें घेरा और इसके बाद तो सोशल मीडिया पर #CryPM PCM ट्रेंड करने लगा, यानी मोदी जी के आंसू उन्हें ही डुबोने लगे। वैसे इस बार चुनावों में बीजेपी की नैया डूबते देख करके पीएम नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के हाथ पैर मारते हुए दिख रहे हैं। बजरंग दल और बजरंग बली को एक पलड़े पर रखना इसी बात का एक नमूना है। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी शासन के भ्रष्टाचार, 40% कमीशन खोरी का आरोप, अमूल और नंदिनी डेयरी ब्रांड के बीच का विवाद, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, मजदूरों, मछुआरों की दिक्कतों पर बात करते रहे। बीजेपी पर विकास न करने के आरोप लगाते रहे। लेकिन बीजेपी ने चुनाव की तारीख पास आते देख फिर हिंदुत्व की चिंगारी सुलगा दी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई जैसे उग्रता फैलाने वाले संगठनों पर बैन का जिक्र आते ही बीजेपी ने इस मुद्दे को ऐसे लपका मानो वो ऐसे ही किसी मौके के इंतजार में बैठी थी। कांग्रेस ने लिखा है कि कोई व्यक्ति या बजरंग दल, पीएफआई और नफरत फैलाने वाले दूसरे संगठन बहुसंख्यकों के बीच के हों या अल्पसंख्यकों के बीच के, वे कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे संगठनों पर कानून के तहत प्रतिबंध लगाने के साथ ही कठोर कार्रवाई करेंगे। तो इससे साफ है कि कांग्रेस ने केवल बजरंग दल नहीं बल्कि किसी भी ऐसे संगठन पर प्रतिबंध की बात कही है जो संविधान का उल्लंघन करता है। लेकिन मोदी जी ने इसमें से केवल बजरंग दल शब्द को पकड़ लिया। फिर अपनी चुनावी रैलियों में मोदी जी बजरंग बली की जय के नारे लगवाने लगे और जनता से ये अपील कर बैठे कि वोट देने के बाद बजरंग बली की जय बोलें। ऐसा कहते हुए मोदी जी भूल गए कि वे धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री हैं। विजयनगर की चुनावी सभा में मोदी जी ने कहा, आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना मेरा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मैं जब हनुमान जी को प्रणाम करने आया हूं, उसी समय कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सवालों पर घिरे मोदी जी को लगा कि बजरंग बली को चुनाव में ले आने से उन्हें संजीवनी मिल जाएगी। लेकिन यहां भी मोदी जी अपने दांव में फंस गए, क्योंकि देश के करोड़ों लोग बजरंग बली यानी हनुमान जी के भक्त हैं और वे बजरंग दल जैसे उग्र विचारधारा वाले संगठन के समर्थक बिल्कुल नहीं हैं। कांग्रेस ने तो बजरंग बली और बजरंग दल को एक बताने पर बुरी तरह से घेरा ही, साथ ही ये सवाल भी उठने लगे कि मोदी जी बजरंग दल को आगे बढ़ाकर क्या आरएसएस की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से निकला है और विश्व हिंदू परिषद हिंदुत्व की राजनीति से अलग अपनी पहचान बनाने में लगा है, जबकि आरएसएस बीजेपी के जरिए सत्ता की राजनीति में व्यस्त है। मोदी जी को भी सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में संघ की अहम भूमिका रही है। देश के कई बीजेपी सरकारों के मुख्यमंत्री संघ की विचारधारा में पले बढ़े हैं, लेकिन अब क्यों मोदी जी संघ की जगह विश्व हिंदू परिषद से निकले संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसका खुलासा होना बाकी है। आइए समझते हैं कि क्या बजरंग दल की राजनीति आखिर क्या है। राम जन्मभूमि आंदोलन के शुरुआती दिनों में 8 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में बजरंग दल का गठन हुआ था। ये विश्व हिंदू परिषद का युवा संगठन है। बजरंग दल का नाम शुरू से सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े कई मामलों में सामने आता रहा है। अयोध्या मंदिर आंदोलन से लेकर ओडिशा में ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स को उनके बच्चों समेत जिंदा जलाने और कर्नाटक में हथियार ट्रेनिंग कैंप जैसे विवादित मामलों में बजरंग दल की भूमिका रही है। गौ रक्षा के नाम पर हिंसा के अलावा बजरंग दल के सदस्य धर्मांतरण से जुड़े हिंसक मामलों में भी शामिल पाए गए थे। पठान फिल्म के विरोध से लेकर मॉल में नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करने के कारनामे बजरंग दल के लोगों ने किए हैं।
जबलपुर में कांग्रेस के दफ्तर पर हमले का आरोप बजरंग दल के लोगों पर है। यानी अपनी स्थापना से लेकर अब तक के 40 वर्षों के सफर में बजरंग दल पर लगातार ऐसे काम करने के आरोप लगते रहे हैं जो किसी न किसी तरह कानून को तोड़ते हैं, हिंसा फैलाते हैं, समाज में डर का माहौल कायम करते हैं और सांप्रदायिक ताने बाने को तोड़ते हैं। सेवा, सुरक्षा और संस्कार ये नारा बजरंग दल का है, लेकिन भगवा गमछे और हाथों में हथियार के साथ उसके सदस्यों को देखकर न सुरक्षा और संस्कार का एहसास होता है, न सेवा भाव नजर आता है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ने कुछ संगठनों पर बैन लगा दिया था। हालांकि कुछ वक्त बाद इसे वापस ले लिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान ने 2008 में और बीएसपी की मुखिया मायावती ने 2013 में बजरंग दल को बैन करने की मांग की थी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भी बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की थी। तो बजरंग दल उग्र विचारों वाला एक संगठन है, इसीलिए समय समय पर उस पर प्रतिबंध की मांग भी उठती रही। लेकिन जिस तरह अभी मोदी जी ने इसे बजरंग बली से जोड़ा है, वैसा देश की राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ। राम जी के बाद अब मोदी जी हनुमान जी के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। वो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी को भी प्रचार में ले आए कि केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है और कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। मोदी जी को पता होना चाहिए कि ये फिल्म काल्पनिक है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, सच्चाई बिल्कुल दिखाई नहीं गई है। वैसे कर्नाटक में बीजेपी सच और झूठ की जमकर मिलावट कर रही है। तभी तो स्मृति ईरानी ने यह दावा भी कर दिया कि प्रियंका गांधी को उन्होंने अमेठी में नमाज पढ़ते देखा है। वैसे तो देश में हर किसी को यह अधिकार है कि वो किसी भी तरह से पूजा करे, लेकिन स्मृति ईरानी ने ये बेबुनियाद दावा केवल इसीलिए किया ताकि प्रियंका गांधी की छवि खराब कर सकें। वैसे कांग्रेस ने उन्हें आदतन झूठा कहा है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी सवाल किए थे कि वे कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल क्यों नहीं गए, जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी विवेकानंद मेमोरियल गए थे। बीजेपी के झूठ तुरंत पकड़ में आ रहे हैं। उसके विकास की पोल खुल चुकी है और हिंदुत्व के नाम पर वोटर्स को लुभाने की चालाकी भी सामने आ गई है। ये सब मिलकर बीजेपी को पटरी से उतार रहे हैं। खैर, शायर कशफी लखनवी ने ठीक ही फरमाया है कि हवा के झोंके खुदा जाने जा रहे हैं किधर, हवा के झोंके खुदा जाने जा रहे हैं किधर, कहाँ ये मेरे गरेबां के तार लेके चले। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।